बहुत ही अलग ढंग का नज़ारा रहा। जनरली क्या होता है कि अतिवृष्टि होती है तो उसके अंदर लोग तकलीफ होती है, पानी भर जाता है और लोग परेशान भी होते हैं। केवल नावे चलाने करती पानी निकालने की सब होता है, पर ये दीवार जो गिरी है उसके बाद में अचानक जो फैला है तो घरों के अंदर घुस गया। 4 फीट 5 फीट सारा सामान जो बह गया हो या पूरा नुकसान हो गया हो, तो अलग ढंग का या मतलब परेशानी है। और उसके मर्म को समझना पड़ेगा सरकार को। वास्तव में जो हालात बने हैं घर घर के अंदर, हर घर के अलग कहानी थी। तो मैं जब गया तो बहुत गुस्से में लोग थे। हमने उनको शांत करने का प्रयास किया कि हम आप आए इसलिए हैं, आपकी भावना पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री तक और आपके मुख्यमंत्री साहब जो स्पीकर है, तब जाके वो शांत हुए। और फिर मैंने वहाँ पे होमगार्ड वालों का था माइक, उसको लेके फिर मैंने उनको ढंग से समझाने का प्रयास किया। तब उनको तसल्ली हुई कि हमारी बात पहुँच जाएगी। इमीडिएटली वहाँ आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री से और स्पीकर साहब से बात करी और कलेक्टर से बात भी करी। तीनों ने कहा हमने सब व्यवस्था कर रखी है और सर्वे भी हमारा हो गया, सर्वे आ गया है। तो मैंने कलेक्टर को कहा कि सर्वे आना तो गया होगा, पर आप ये देखें कि सर्वे किस प्रकार का है। केवल नीचे स्तर पर रूटीन का सर्वे हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात है उसमें इतना जल्दी सर्वे होना संभव नहीं है। जो सर्वे इन्होंने किया है वो सुपरवाइज किया है, सुपरवाइज किया है। वो जो उसको जाके गहरे में जाना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर 1 सर्वे हो। नंबर 2 मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि और मैंने विश्वास दिलाया लोगों को भी, मैं मांग करूँगा कि सर्वे घर घर का होने के बाद में स्पेशल पैकेज घोषित हो सरकार का, तब जाकर के उन घरों तक मदद मिल पाएगी। फिर भी पूरी मदद नहीं मिल पाएगी, हम जानते हैं, पर कम से कम तसल्ली हो जाएगी भाई ठीक है मुझे कुछ मिला है। तो ये मैंने तीनों को भावना पहुँचाई। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर, न स्पीकर पर, किसी पर लगा, न जिला प्रशासन पर। आरोप भी राजनीति मैंने नहीं करी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, पहले इनको कम से कम राहत तो मिले। और राहत 2 तरह से, एक तो इमीडिएट राहत, जो मतलब वहाँ टायर टूटे पड़े हैं, मान लीजिए दीवार गिर सकती है किसी घरों की, मान लीजिए ऐसे जो लोगों ने बताया मेरे को, साहब ये तो कम से ठीक करवाओ, आप आए तो लाइट आ गई, बाकी तो हमारे प्रॉब्लम है। तो एक तो इमीडिएटली उनको राहत मिले, रहने लायक बन गया। अभी बरसात अभी तक चल रही है तो पूरे घर में वही पहले माहौल बरसात का, पानी बिखरा हुआ, कहाँ सोए, कहाँ खाना पकाए, कोई पता नहीं। कुछ पैकेट धर्मेंद्र राठौड़ साहब और जो जिला कांग्रेस वाले लोग हमारे हैं, ये पहुँचा रहे हैं। डीएम ने मुझे कहा कि हम लोग पैकेट पहुँचा रहे हैं, तो मैंने कहा और संख्या बढ़ा दो उसकी, लोगों की पूरी राहत मिले, ये मैंने बात की है। ये तो बात सही है, आप कह रहे हैं। दूसरा जो है, राजस्थान में बीकानेर डिवीजन गया, भरतपुर भी गया, मैं करौली भी गया। कहना मतलब मैं कई जगह गया हूँ, और जयपुर में लोग हैं, हजारों लोग मिलना आ रहे हैं बाहर से। सब जगह वॉइस निकलती है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। हम किसको जगह शिकायत करें, करप्शन भयंकर बढ़ गया है नीचे स्तर। लोग बहुत दुखी हैं और पीढ़ी सरकार की तारीफ कर रहे हैं या हमारी कामों को याद कर रहे हैं, कहूँगा तो इनको तकलीफ ज़्यादा होगी मुख्यमंत्री जी को और सरकार में बैठे हुए लोगों को। मैंने उनको आगाह किया कि जितनी ज़्यादा आपकी आलोचना होगी, जितना ज़्यादा विपक्ष मजबूत होगा, उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस खाली एक मुख्यमंत्री अकेला नहीं करता है। गवर्नेंस में तमाम जो मंत्रिमंडल है या पूरा कुनबा है बीजेपी का, क्या वो संगठन भी क्यों नहीं हो, संगठन भी क्यों नहीं हो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है ऊपर से नीचे तक, पटवाई लगा करके चीफ सेक्रेटरी तक,
सब में जब इकबाल कायम होता है तब जाकर के वो जो है गवर्नेंस अच्छी होती है। अगर आलोचना कोई करता है, ये तो आप फिजूल की आलोचना कर दो बिना कोई तथ्यों के, बिना तर्क के, तब तो क्या होता है जी, वो माने जाते भी हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, सब माना जाता है। उस पर हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि वास्तव में स्थिति जो है वो अगर हम नहीं पता नहीं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, तो हम अपना जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि विपक्ष में आज हम लोग हैं, तो विपक्ष का धर्म अलग होता है कि कम से कम हकीकत क्या है वो ध्यान में लाया जाए सरकार की, जिससे कि सरकार सुधार कर सके, फीडबैक मिल सके और वो आदेश जारी कर सके और वो गवर्नमेंट अच्छी दे सके। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जितनी ज़्यादा आलोचना होती है, मान लो तथ्यों के साथ में, उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। ये हमारा ध्येय है, तो वो हम लोग चलना होगा से आगाह करना है इनको, इनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है कि वो गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। इनकी शिकायतें दिल्ली में बहुत हो रही है, दिल्ली में बहुत हो रही है। अब ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको अजीब लगती है, अजीब लगती है। दिल्ली में आप किसी से भेज दिए, उनको पूछिए, आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको दिल्ली भेज दीजिए चुपचाप, दिल्ली में क्या माहौल है सरकार के बारे में मालूम पड़ जाएगा। इनके मुख्यमंत्री इंटरेस्ट में कह रहा हूँ मैं कि जब आप मुख्यमंत्री हमारे हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पब्लिक को फायदा होगा। हमारा इंटरेस्ट ना मुख्यमंत्री जी में है, ना बीजेपी में हमारा इंटरेस्ट है, ना सरकार में। हमारा इंटरेस्ट पब्लिक के अंदर, पब्लिक को राहत मिले। इसलिए अगर कमजोरी है सरकार के बारे में, अगर ये चल रहा है बीजेपी के अंदर भी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो बुरा मानो, चाहे वो किसी रूप में लो, वो तो उनके ऊपर है। मैं उनकी जगह होता तो मैं फीडबैक के रूप में लेता आया हूँ आज तक। हमारे वक्त में आलोचना कम नहीं होती थी। कई बार हमारी पार्टी के लोग भी हो सकते आलोचना करते हैं, कई बार हमारे विपक्ष तो करते थे। हम बुरा नहीं मानते थे, हम उसको अगर न्यूज़ पढ़ लेते थे मीडिया में, सुन लेते थे टीवी में या सोशल मीडिया में, तो उसी वक्त मैं कार्य करता कि भाई ये क्यों रिपोर्ट आ रही है। ये डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती है, और डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या है? विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या होता है? विपक्ष है डेमोक्रेसी में, तब जाके सत्ता पक्ष होता है और वो कुछ करके दिखाने का प्रयास करता है। ये स्थिति है। तो स्थिति ये तो है राजस्थान के बारे में। अब बात है दिल्ली की। दिल्ली में जो राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी है, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर मान लो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का जो रवैया है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। आरोप तो आप जानते हैं, आप सब मीडिया वाले हैं, आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, जिला प्रशासन हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विपक्ष आरोप लगाता है, आरोप लगाता है। और कभी मैंने देखा नहीं, पॉलिटिकल व्यक्ति तो जवाब दे सकता है, मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मंत्री दे सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आरोप लगते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट करके बताएं कि देखो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया। ये मैंने देखा है। चुनाव आयोग है, अगर जाए कोई शिकायत करता है चुनाव आयोग में, विपक्ष वाले डेलीगेशन लेके जाते हैं, तो वो सुन लेता, वो सुनने के बाद में वो अपनी कार्रवाई करता, विश्वास दिलाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपने जो पॉइंट दिए हमने नोट कर लिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो शिकायतें उनको हम दूर करें। ये कायदा होता है। पहली बार देख रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो खुद ही बहस में उलझ जाता है। नंबर एक, वो खुद ही जो है बहस में उलझने के अलावा जिस रूप में उसका रवैया होता है, तो पता लिख दिया, मान लो खड़गे साहब ने लिख दिया, जवाब देंगे तो उसकी लैंग्वेज बड़ी, कहना चाहिए कि हल्की लैंग्वेज होती है। ये कायदा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में आप विपक्ष का सम्मान नहीं करोगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? तो
तो मैंने देखा जो पत्रों में जवाब आते हैं वो भी बड़ी लैंग्वेज ऐसी आती है, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने 1 लाख वोटों का मान, उनको करना क्या था कि भाई ठीक है आपने हमें दिया है, हम जांच करवा देंगे। 15 दिन के बाद में आप जवाब देते पे इसमें ये बात सच्चाई निकली, इन बातों में दम नहीं था, आपको जवाब दे बात खत्म हो जाती। आपने स्टैंड दिया है, आप तो पहले एफिडेविट दो, फिर वो जांच शुरू करेंगे। अरे आप, वो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, अगर एक मीडिया वाला भी, अगर मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस भी है, कोई पत्रकार खोजी पत्रकार है, वो भी अगर मान लो खोजी पत्रकार से कुछ लेके आता केस कि भाई देखो ये बहुत बड़ा ये इश्यू बन गया है, या घोटाला हो रहा है, या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है, वो भी नेशनल न्यूज बनती है, इलेक्शन कमीशन शिव मोटो जांच शुरू कर देता है, खाली न्यूज के आधार पे ये कायदा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो तो बहस कर रहे हैं, आप एफिडेविट दे दीजिए और आप बताइए वो क्या क्या कहते रहते हैं। ऐसा कभी व्यवहार मैंने देखा नहीं। मुझे चिंता लगी हुई क्या मतलब रशिया और चाइना, वहाँ भी चुनाव आयोग वहाँ पे भी होने हुए हैं, चुनाव आयोग रशिया में भी है चाइना में भी है। क्या हम रशिया चाइना की तरह चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं क्या? जब चुनाव तो होते हैं पर चुनाव एक तरफा ही होते हैं वहाँ पर, तो क्या मुझे समझ आ रहे हैं? ये बात मैं बहुत गंभीरता से सोच कर कह रहा हूँ। देश को चिंता इस बात की है, बुद्धिजीवी मिलते हैं, कल मैं मिला हमारे राजीव गांधी स्टेट सगले लोगों से, सब चिंतित हो रहे हैं कि भाई पता नहीं हम कहाँ जा रहे, किस दिशा में जा रहे हैं, डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी। आपने हिंदू राष्ट्र करते करते एक तरफा ऐसा माहौल बना दिया है कि आज लोगों में भय का माहौल बन गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा जैन फारसी की जो परंपरा रही है और अलग अलग भाषाएं देश के अंदर है, ये हमारी खूबसूरती है इस देश की। और इस एकता के लिए, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी से क्या उस मुल्क के अंदर अब जो कुछ भी स्थिति बनी है, हर व्यक्ति फेस टाइम में बात करो, फेस टाइम में बात करो, मतलब भय लगता है कि मेरा फ़ोन टैप नहीं हो रहा है। तो इस मुल्क के अंदर कोई एक वर्ग की बात नहीं है। इस मुल्क में अगर ये माहौल रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो परंपरा आज तक कायम रही है, आज़ादी के बाद में गांधी जी के वक्त बड़े बड़े नेता थे, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे और बड़े नेता के थे हमारे, वो परंपराएं डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान से देश चल रहा है। और राहुल गांधी से लेकर संविधान बचाव की बात वो करते हैं। तो ये स्थिति मैं लबोलबा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सर्वे पूरा कर लिया नहीं वो कि हमने घर सर्वे कर लिया, बहुत मामूली बताया कि 7-8 मकान ज़्यादा 56 तकलीफ है। 7-8 मकान क्या तो घर घर की कहानी अलग मैंने देखी है, आपको मासूम देखे और तो ऐसा सीन मैं बहुत कम देखा। मैं कई जगह जाता हूँ पर जो कल सीन मैंने देखा कि सोच नहीं सकते। फिर हमारे खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, ये परंपरा अलग बात है। ये इनका देखो कांग्रेस का चरित्र, इनका चरित्र में फर्क है। कांग्रेस वाले आपको जहाँ तक मेरा मतलब अनुभव है, आपको कभी नहीं मिलेंगे कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए और कहीं बीजेपी के नेता आए, मान लो सरकार कांग्रेस की हो और बीजेपी नेता आकर के मान लो वहाँ सबसे मिले लोगों से फीडबैक ले, तो कांग्रेस वाले क्यों हताश करें? ये तो विपक्ष का धर्म है। मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ। कल मेरा प्रोग्राम तो था मेडिसिन का, मेडिक कॉन्फ्रेंस, मैं जा नहीं पाया उसके अंदर दिन भर, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं वहाँ गया और मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं वहाँ गया तो विपक्ष को क्या तकलीफ है? वो कुछ लोग भेज दिया वहाँ पे नेताओं ने, वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया जो कि मतलब मैं आया क्यों यहाँ पर, कमाल की बात है, ऐसा माहौल बना दिया। और जनता ये वो घेरा, मैंने कहा भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, आपकी बात पहुँचाना आया हूँ। तब मुझे समझ में आई बात, और जनता जो वहाँ की थी स्थानीय लोग वो समझ के बेचारे, तो
तो जो बाहर के लोग आए थे उनकी दुकानदारी खत्म हो गई थोड़ी देर के बाद में, भाग गए उन्हें अमेरिका के मारे। फिर रास्ते में आ रही थे हम लोग, तो कुछ लोग खड़े हो गए, नारेबाजी कर रहे मेरे खिलाफ। एक नया ही सिस्टम देखा मैंने कि विपक्ष के लोग आए, बल्कि भाई जनता कह रही थी स्थानीय कि अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हमारे यहाँ नहीं आया। राहुल गांधी जी ने जो है वो देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का वो मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक भी कह रही है। और मैंने कहा ना, जो दुनिया की राष्ट्र सर इधर भाई भारत सरकार तो भारत सरकार होती है, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की स्टडी करवाने भारत सरकार। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक इसी को लेके, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका चार्ज जब टेम्परी होती है, ठीक चार्ज होगा क्या, तो मैं समझता हूँ ईवीएम में टेम्परिंग होती है, 6 साल होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम है किसको वोट दे, आप देख सको फिर वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टैंपरिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। वरना क्यों कहता हूँ 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए, वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायत बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टैम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात रहती है। पब्लिक में अगर ये कन्फ्यूजन है तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम, उसके लिए आप करवा दीजिए बैलेट पेपर, क्या दिक्कत है? कुछ हुआ ऐसा मामला? कौन? वोट चोरी जो राहुल गांधी जी लगा रहे हैं दिल्ली में, तो राजस्थान में आप मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व सरकार में, आप भी मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुई तो इसमें कहीं ना कहीं वोट चोरी का कोई रहा है मामला? देखिए, ये ईवीएम मशीन जब तक रहेगी देश में तब तक ये आशंका बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी। और आम जनता सोचती है कुछ गड़बड़ हो रहा दिखता है। अब कभी कांग्रेस जीत जाती है तो भाई आप तो जीत गए, अब तो ईवीएम ने अपने काम को ठीक कर दिया। तो ये तमाम तरह आशंका चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं ये भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कहीं जीता दो कहीं हरा दो। नहीं, कांग्रेस ऐसा मानती है कि राजस्थान में वोट चोरी संभव? वो उसमें आ जाती बात कि ईवीएम को लेके इश्यू है, और दुनिया की बड़े बड़े देश अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि में 5-10 नाम होंगे ज़्यादा कंट्री के, जो विकसित राष्ट्र के लगते हैं, वहाँ तमाम जगह पर पेपर बैलेट से वोट होने लग गए। पहले वहाँ भी मशीनें थी, जब वहाँ होने लग गए, जो विकसित राष्ट्र है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? सर वोट कोई जमाना था 1 दिन में वोट हो जाते थे कंट्री में, कोई जमाना था। अब 6-6 2 महीने इलेक्शन चलते हैं, 1 महीने 6-6 बार इलेक्शन होते हैं। उससे लोग आशंका पैदा होती है भाई ये क्यों कर रहे हैं। आशंकाएं को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार, चुनाव आयोग की है, वो निभा नहीं पा रहे। आप संतुष्ट कर दे जनता को, विपक्ष चुप हो जाएगा। जनता को संतुष्ट तो आप करोगे ना, कौन करेगा? और आपके जो स्पीकर साहब का टूर कैसा रहा, आप ज़्यादा कौन जानता है? आप जानते हो कैसे टूर रहा उनका, और अखबार में क्या छपा वो भी आप जानते हो। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जो लोग गुस्से में थे कि भाई मतलब हो क्या रहा, कोई आ नहीं रहा। राजस्थान में भी वोट चोरी का कोई एक साथ निकाय चुनाव, सारे चुनाव एक साथ कराने को आप वो करा कहाँ पा रहे बताओ? सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। और चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं
कि चुनाव आपको टाइम पे करवाना पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं, मैं हाईकोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है कि उस वक्त में स्ट्राइक हुई थी, पर चुनाव हमें करवाने पड़े और हम चुनाव जीत के भी आए थे। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का और देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये बातें जो विपक्ष बोल रहा है उसका चिंतन मनन करें, और जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, जवाब दे रहा, उसके चिंतन मनन करें और सोचें हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाना चाहिए। क्यों नहीं हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग प्यार मोहब्बत भाईचारे से आप पर विश्वास के साथ चलते आए हैं, 50 साल से चले हैं देश के अंदर, कोई कम बात नहीं है। वही माहौल वापस बने देश के अंदर, पुरानी बातें भूले और हम सब एक नई शुरुआत करें। ये माहौल हम जैसे लोगों की तो इच्छा ये रहेगी कि देश के अंदर हिंसा नहीं हो, ये बात। ये चुनाव आयोग इस बात को मान नहीं रहा। कांग्रेस लगातार इस बात को साबित करने के लिए सारे प्रूफ भी दिए, सारी चीज़ें, उसका कहना है एफिडेविट दे दो, वो मान नहीं रहा, हम पीछे हट नहीं रहे। इसका निर्णय कहाँ पर होगा, भविष्य क्या है? पब्लिक करती होगी, सब लोग पब्लिक है, अपनी बात कह रहे हैं हम लोग। अल्टीमेटली तो जनता जनार्दन है, वो माई बाप है डेमोक्रेसी के अंदर। हम जाके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते हैं, उसको नहीं देखते दलित है कि ये आदिवासी है, ये पिछड़ा है या ब्राह्मण है कि वैश्य है, कोई नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सीधा पैरों में हाथ, भाई आशीर्वाद हो, जिताओ चुनाव। इतनी बड़ी वैल्यू जो है वोट की, ये डॉक्टर संविधान अम्बेडकर की दी हुई है, जिसे मान सम्मान इसीलिए हर व्यक्ति का है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, आम आदमी का। अगर एक वोट का अधिकार उसके बाद नहीं हो, कौन तो पैरों हाथ लगावे, नमस्कार का जवाब भी हम नहीं देते। सर सावरे सेठ में ये तो सब जानते हैं ना, जनता काफी परेशान हो रही है। हमारी इसकी वो कमजोर कर दिया, हम हमारे उठा रहे हैं उसके लिए। जूली जी जो है वो नहीं बोल रहे हैं, भैया भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे 25 लाख का बीमा था हमारा, वो कमजोर कर दिया। पब्लिक कन्फ्यूज हो गई, 5 लाख है 25 लाख है, आज जब आज 25 लाख ही है। ये मैं कहना चाहूँगा पब्लिक को भी, 25 लाख का बीमा आज भी काम है, कन्फ्यूजन मत हो, आप उनका फ़ायदा उठाओ और जाके एसेट करो। आप कई बार अस्पताल वाले कॉपरेट नहीं करते हैं, दवाएँ पूरी देते नहीं हैं, दवाओं की संख्या कम कर दी गई है। तो आज वो स्कीम तो घर घर की स्कीम है हमारी, चिरंजीवी योजना, कितने को फ़ायदा मिला उससे, हर घर में है, कहानी अलग है, हार्ट का, घुटनों का, क्या क्या नहीं हुआ उसके अंदर, हर तरह की बीमारी का इलाज हो गया। उसको कमजोर करना क्या तो क्या है। और पूरी पब्लिक के लिए एक बात मैं और बताऊँ आपको, जो आपकी प्रधानमंत्री की स्कीम है ना, क्या नाम उसका, आयुष्मान भारत, वो खाली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में एक सर्वे हुआ था, जिसको कहता है SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। वो जो सर्वे में आए नाम, वो स्कीम खाली उनके लिए है, लोग समझ नहीं पाते। हमारी स्कीम पूरी राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए है, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, कुछ भी है। अगर पैसे वाला तो 850 रुपये जमा करा दो बस। जी बिल्कुल। अब बताइए इतनी बड़ी स्कीम है, उसको कमजोर करना क्या तुक है। वो थैला जो था जो देते हम किट देते थे, वो बंद कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी थी, तो भाई आप फोटो हटा करके भजन लाल की फोटो लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है। स्कीम बंद क्यों करी, मैं पूछना चाहता हूँ उनको, स्कीम बंद क्यों करी, फोटो लगा दो अपनी, फोटो हटा दीजिए हमारा। तो कमाल है, ये पता नहीं मुख्यमंत्री की सलाहकार कौन है, इसकी मैं खोज कर रहा हूँ। कम से कम मैं वो मुझसे मिले तो मैं उनको ही कह सकूँ, आप जाके समझाओ। मुख्यमंत्री हित में बातें कर रहा हूँ, सब बातें पहली बार बने मुख्यमंत्री, पहली बार बनना देखो अनुभव भी नहीं होता है, तो उनको पूरा लॉन्ग वे देना चाहिए, लॉन्ग रोप देना चाहिए कि भाई अभी तो आए हैं 6 महीने, साल भर, अब तो 2 साल होने आए हैं, अब कब तक हम उनको छोड़ेंगे बताओ। फिर बोलना पड़ेगा हमें उनके बारे में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके बारे में दिल्ली में, राजस्थान में, गाँव में क्या हुआ, आप कृपा करके आप थोड़ा पता कर लीजिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, विरोधी पक्ष में हूँ मैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं हूँ मैं उनका।
अब उनको समझना चाहिए बात को। पूरा आरएसएस जो है जोधपुर में बैठा है, अभी आप देखेंगे वहाँ मीटिंग चल रही है, मोहन भागवत जोधपुर बड़ी कृपा है उनकी, जोधपुर उन्होंने चूज किया है तो बड़ी कृपा है उनकी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जोधपुर से संदेश जाएगा। मैं फिर कहना चाहूँगा, जोधपुर में किया मीटिंग, जोधपुर का एक अलग इतिहास है। मैं चाहूँगा प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश मोहन भागवत जी दे वहाँ से। और जो काशी मथुरा की बातें कर रहे हैं, ये बातें उचित नहीं हैं, ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग, तो क्यों नई बातें छेड़ते हो? मोहन भागवत जी कभी तो बहुत अच्छी बात कह देते हैं, हिंदुस्तान आने वाले सब भारतीय हैं और सब लोग कन्वर्टेड है, सब हम एक हैं। अच्छी बातें बोलते बोलते फिर फौल खेल जाते हैं। बताइए आप, क्या काशी मंत्र में हम नहीं, हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं, तो बिना स्वयंसेवक के फिर आरएसएस क्या है? मैं मोहन भागवत जी पूछना चाहता हूँ, आपने कह दिया भाई आरएसएस भागने लगी, हमारे स्वयंसेवकों को छूट है, तो भाई स्वयंसेवक की छूट स्वयंसेवकों से ही आरएसएस है ना, मतलब तो ये बातें क्यों कर रहे हो? तो ये एक नया सगुफा छोड़ दिया है। पूरा देश चिंतित है, अभी बोल नहीं रहा है, इंतजार कर रहा है ये किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक अजमेर में कांग्रेस संगठन नहीं है। वसुंधरा राजे जी हैं, उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की, फिर सीएम ने की। किस तरह से देखते हैं दोनों की भूमिका? इसको मैं क्यों कमेंट करूं, मुझे बताओ। जी, मैं तो उनके बारे में वो आप वसुंधरा राजे को अच्छे क्या संबंध तरीके से उनके जानते हैं, हैं, किससे क्या संबंध है वसुंधरा जी के, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पुराना कार्यकाल आपने देखा है उनका, इस कार्यकाल और पुराने कार्यकाल में कोई अंतर है? चलिए बहुत होगी अभी पहले की तरह, तो मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था आपके। मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को हो रहा है, आपको लगता है? अब वो तो आप खुद को पूछ दीजिए वसुंधरा जी को।